कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है, यह हमने पढ़ी है, समझी है। आज हम इस कविता पर आधारित स्वाध्याय पूरा करते हैं। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? 1. वनस्पति, 2. पशु पक्षी, 3. मानव। सच में बच्चों, अगर सूर्य प्रकाश न होता तो इन तीनों पर क्या असर होता? आप बता सकते हो? चलो तो बताते हैं। सूर्य प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। यदि सूर्य प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। पृथ्वी पर फैली हरियाली का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश ही है। सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूख कर खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा असर उन पशु पक्षियों और जीवों पर पड़ेगा जो शाकाहारी है और पेड़ पौधों की पत्तियों, फलों आदि का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। भोजन नहीं मिलने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शाकाहारी जीवों के समाप्त होने पर उन्हें खाने वाले मांसाहारी जीवों के भोजन पर भी खतरा मंडराने लगेगा और अंततः भोजन नहीं मिलने से सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी से यदि सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो मनुष्य, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य किरणों व पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर निर्भर है, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि सूर्य प्रकाश नहीं मिलने पर संपूर्ण पृथ्वी से जीवन व हरियाली समाप्त हो जाएगी। अब हम वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पर सूर्य प्रकाश न होने का क्या असर होगा यह लिखते हैं। वनस्पति, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो हम वनस्पति जगत के बारे में जान ही न पाते। सूर्य प्रकाश न हो तो वनस्पतियों का जन्म ही न हो पाता। वनस्पतियों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य किरणों की आवश्यकता होती है। अतः वनस्पतियों के लिए सूर्य प्रकाश अति आवश्यक है। पशु पक्षी, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इस धरती पर पशु पक्षियों की प्रजातियों का आगमन भी संभव न होता, क्योंकि कहीं न कहीं पशु पक्षी इन्हीं पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। मानव, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो धरती पर मानव जीवन भी असंभव होता।
क्योंकि मनुष्य मनुष्य भी अपने आहार के लिए वनस्पति जगत पर ही निर्भर रहता है। रोज खाए जाने वाले आहार उसे इसी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अतः सूर्य प्रकाश वनस्पति, पशु पक्षी और मानव तीनों के लिए ही जीवन का अहम घटक है। सुनो तो जरा, ई न्यूज, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य प्रसार माध्यमों आदि से समाचार पढ़ो, सुनो और मुख्य बातें सुनाओ। देखो तो, ये है आकाशवाणी का चिन्ह, ये अलग अलग समाचार पत्र और ये है दूरदर्शन का चिन्ह। तो इनके द्वारा हमें जो समाचार मिलते हैं उन्हें पढ़ना है और उनकी जो मुख्य बातें हैं वह बतानी है। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता द्वारा हमने क्या समझा है, क्या सीखा है, इसको अब हम लिखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन पथ के प्रत्येक पड़ाव पर हमें दुख, दर्द, धोखा, निराशा, गरीबी जैसे नकारात्मक पहलुओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शब्द वाटिका। जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता में आए नए शब्द और उनके अर्थ लिखते हैं। नीलाम होना, बिक जाना, किश्ती यानी नाव, जिल्द पुस्तक का बाह्य आवरण जिसे हम कवर कहते हैं, तम अंधकार, शिकन सिलवट या चिंता, पतझड़ पत्ते झरने की ऋतु, पतझड़ भी हम उसे कहते हैं। पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, जैसे नदी है, कुआं है, तालाब है। ऐसे स्थान पर जहाँ लोग पानी भरने के लिए जाते हैं उसे पनघट कहते हैं। मुखड़ा यानी चेहरा, इसमें एक मुहावरा भी आया है, गले लगना, प्यार से मिलना। अध्ययन कौशल। इस शीर्षक के अंतर्गत सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। किस विषय पर टिप्पणी है? सौर ऊर्जा। उसके लिए क्या करना है? पहले सौर ऊर्जा का महत्व लिखना है और सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हमें लिखना है इस टिप्पणी में। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युतीय व उष्मीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कम खर्चीला होने के साथ ही असीमित है, अर्थात इसके खत्म होने का कोई संकट नहीं है। इसके विपरीत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अधिक खर्चीले व सीमित है। इनके बढ़ते उपयोग के कारण भविष्य में इनके समाप्त होने का भी खतरा है। इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषित भी होता है, जबकि सौर ऊर्जा वातावरण में कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत बल्ब, भोजन पकाने आदि में कर सकते हैं। इसका प्रयोग कार, हवाई जहाज, बड़ी नाव, उपग्रहों
आदि में लगाए जाने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा के उपकरण किसी भी स्थान पर, यहाँ तक कि घर में भी बड़ी आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। भारत में इस ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। हमें एक शब्द यहाँ दिया है दीप, तो दीप यह शब्द लेकर और भी शब्द हम लिख सकते हैं, जैसे कि दीपस्तंभ, दीपदान, दीपशिखा, दीपगृह। तो यह शब्द का उपयोग किया हुआ और अलग अलग यह शब्द हमने यहाँ तैयार किए हैं। आप और भी आपको कुछ शब्द याद आते हैं तो उन्हें जरूर लिखना। विचार मंथन, इस शीर्षक के अंतर्गत जीवन चलता ही रहता, इस सुवचन का हमें विस्तार करना है। इस सुवचन के बारे में हमें अपने शब्दों में कुछ लिखना है। गतिमानता ही जीवन का प्रतीक है, इसलिए जीवन कभी रुकता नहीं है, यह हमेशा चलता ही रहता है। इस धरा पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जिस तरह समय समय पर पोथी की जिल्द बदलती रहती है, उसी तरह आत्मा अपने शरीर रूपी जिल्द को बदलती रहती है। एक शरीर को त्याग कर वह दूसरे शरीर को धारण करती है और जीवन का नया संचार करती है। इसी तरह जीवन का क्रम रुकता नहीं है, वह हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए कहा है जीवन चलता ही रहता है। सदैव ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखना है? काल चक्र निरंतर गतिमान है, यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। और अब हम इसके बारे में कुछ विचार लिखते हैं। काल का सरल अर्थ समय है और चक्र का अर्थ निरंतर गतिमान रहने वाला पहिया। इस तरह काल चक्र का अर्थ समय का चक्र होता है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसका जीवन सफल हो जाता है, जबकि जो मनुष्य समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। अच्छा व बुरा समय हर एक के जीवन में आता है, लेकिन जो बुरे समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह हमेशा यशस्वी होता है। जिसने बुरे समय को अपने ऊपर हावी होने दिया वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। समय को चंचल माना गया है, इसलिए किसी का समय अच्छा चल रहा हो तो वह ज्यादा स्थिर नहीं रहता है। इसी प्रकार किसी का समय खराब चल रहा हो तो वह भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अच्छे और बुरे समय में अंतर सिर्फ यह होता है कि अच्छा समय शीघ्र ही कट जाता है, जबकि बुरा समय को काटना पड़ता है। और यदि बुरे समय को काटने की शक्ति नहीं जुटा पाए तो वह मनुष्य को ही काट देता है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। क
लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। अब हम इसका अर्थ लिखते हैं। पतझड़ अपने लाखों प्रयासों के बावजूद भी जिस प्रकार सिर्फ उपवन की सुंदरता को ही नष्ट कर पाता है, उपवन को नहीं, उसी प्रकार लाखों दुखों के आने पर भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। दुख के पतझड़ के बाद खुशियों का वसंत आते ही जीवन रूपी उपवन खुशहाली से भर उठता है। पतझड़ हर वर्ष में आता है और उपवन के सारे पेड़ पौधों को झाड़ देता है, परंतु कुछ ही समय के बाद जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो पुनः पेड़ पौधे नए पत्तों से लद जाते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन एक बार असफल होने के बाद थमता नहीं है। मनुष्य को दुखी या निराश होकर बैठने के बजाय पुनः प्रयास करना चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। और यहाँ इस पंक्ति का हम अर्थ लिखते हैं। पनघट पर पानी भरते समय अक्सर स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के हाथों से गगरिया फूट जाती है, पर पनघट कभी इस बात का शोक नहीं मनाता, बल्कि वह लोगों की आने जाने की चहल पहल पर खुश होता रहता है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जीवन में क्या खोया इस पर विचार न करते हुए उसके पास जो कुछ है उस आनंद का उपभोग करना चाहिए। मनुष्य को सदैव जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। अनगिनत गगरियों के फूटने के बावजूद भी जिस प्रकार पनघट के चेहरे पर कभी शिकन की एक भी लकीर नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार संसार में जीवों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इससे संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न दूसरा, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। जिस तरह रात के बाद दिन और फिर रात आती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कई बार व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कई अपने पराये हो जाते हैं। कुछ हमसफर जीवन पथ पर मृत्यु को गले लगाकर अथवा अपनी राह बदलकर व्यक्ति को अकेला छोड़ जाते हैं। जिंदगी हर कदम पर व्यक्ति का इम्तिहान लेती है। इस संघर्ष भरे जीवन के किसी भी पड़ाव पर असफलता मिलने अथवा भारी नुकसान होने पर भी मनुष्य को अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। प्रश्न तीसरा, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं कविता की जिसमें जीवन की शाश्वतता को बताया गया है? चलो तो लिखते हैं। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो इन 4 लाइनों का अर्थ आपको तो पता ही है। इन 4 लाइनों से हमारे जीवन की शाश्वतता बताई गई है। भाषा की ओर, पढ़ो, समझो और करो।
छोटा कोष्टक, बड़ा वर्गाकार कोष्टक, मंझला सर्पाकार कोष्टक, हंस पद। तो बच्चों, ये है भाषा के उपयोग में लाए जाने वाले कुछ सांकेतिक कोष्टक। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। देखो तो हमारे पाठ्य पुस्तक में इस चित्र द्वारा हमें इन कोष्टकों का परिचय करवाया गया है। तो अब हम एक एक करके इस गुब्बारे पर, इस चौखट में जो जानकारी हमें दी है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। छोटा कोष्टक इस तरह लगाया जाता है। क्रमसूचक अक्षर, अंक संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलो तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। छोटा कोष्टक जो इस तरह दिया जाता है। पहला उदाहरण, सागर कहता है, आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, निम्न प्रश्न हल करो। अ को यहाँ छोटा कोष्टक लगाया गया है। 95 गुना 26। ब को यहाँ कोष्टक लगाया गया है। 600 भाग 15। तो इस तरह गणित विषय में या संवाद में छोटे कोष्टक का इस तरह उपयोग किया जाता है। बड़ा वर्गाकार कोष्टक जो इस तरह लगाया जाता है। कब उपयोग होता है इसका? लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए यह बड़ा वर्गाकार कोष्टक इसका प्रयोग करते हैं। देखो, ये कोष्टक को आपने गणित विषय में बहुत बार देखा होगा और उसी तरह भाषा में भी लेखन में अगर कोई त्रुटि है तो उसकी पूर्ति बताने के लिए कोष्टक में वह पूर्ति दिखाई जाती है। इसके उदाहरण हम देखते हैं। बड़ा वर्गाकार कोष्टक जो इस तरह लगाया जाता है। एक, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। 2, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ बड़ा वर्गाकार कोष्टक का उपयोग किया गया है। मंझला सर्पाकार कोष्टक जो इस तरह, देखो इस तरह उसे लगाया जाता है। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या कहा है? एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग जो शब्द है, पंक्तियां है, उनको मिलाने के लिए इस कोष्टक को लगाया जाता है। अब इसके उदाहरण देखो। मंझला सर्पाकार कोष्टक। पहला उदाहरण है, गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कवि एक ही है, लेखक एक ही है और उनके ये सारे पुस्तकें हैं। तो यहाँ एक ही विषय से संबंधित जो अनेक शब्द है उनको इस तरह मंझला कोष्टक लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखो। तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। महाकवि कौन कौन है यह बताने के लिए यह मंझला सर्पाकार कोष्टक लगाया गया है। हंस पद
जो इस तरह लगाया जाता है और इसका उपयोग कब होता है? लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं, हंस पद चिन्ह लगाते हैं। देखो, लिखते समय कभी कभी एक आध शब्द को हम भूल जाते हैं, तो उसे उसी जगह लिखने के लिए इस हंस पद का उपयोग किया जाता है। आओ उसके उदाहरण देखते हैं। हंस पर जो इस तरह लगाया जाता है, पहला उदाहरण है, अस्मी ने भेंट कार्ड बनाया। अभी सुंदर शब्द लिखना बाकी रह गया, तो वहां हंस पद लिखकर, हंस पद देकर ऊपर सुंदर यह शब्द लिखा गया है। तो पढ़ते समय कैसे पढ़ना है उसे? अस्मी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया। अब दूसरा उदाहरण देखो, पिताजी कल आएंगे। कहाँ आएंगे यह लिखने भूल गए हैं, तो हंस पद लगाकर लिख दिया है। तो पढ़ते समय कैसे पढ़ना है? पिताजी कल मुंबई आएंगे। उचित विराम चिन्ह लगाओ। 1. कामायनी महाकाव्य, कवि जयशंकर प्रसाद। 2. विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी, आने की सूचना नहीं देती। 3. बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। 4. किसी दिन हम भी आपके आएंगे। यहाँ घर शब्द ऊपर लिखा है, तो जाहिर है यहाँ हंस पद का उपयोग करना है। तो आओ इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाते हैं, जो अभी अभी हमने सीखे हैं, पढ़े हैं। कामायनी महाकाव्य, यह बड़ा पुस्तक लगाया गया है जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद लिखा गया है। तो इस वाक्य में बड़ा पुस्तक लगाया गया है। विशाखा लंदन से आती है, छोटे कोष्टक में हवा जैसी शब्द लिखा है, आने की सूचना नहीं देती। इसका मतलब है विशाखा बिन बताए हवा जैसे आती है वैसे आ जाती है। बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। यहाँ सर्पाकार पुस्तक लगाया गया है क्योंकि बाल भारती सुलभ भारती यह हिंदी की किताबें हैं, यह बताया गया है। किसी दिन हम भी आपके, हंस पद लगाकर घर शब्द लिखा है, आएंगे। तो पढ़ते समय कैसे पढ़ना है? किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, जीवन नहीं मरा करता है, यह कविता कंठस्थ करो। प्रश्न दूसरा, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखो। प्रश्न तीसरा, जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने जीवन नहीं मरा करता है यह कविता पढ़ी, उसका स्वाध्याय भी पूरा किया। यह कविता हमेशा ध्यान में रखना और कविता में जो बताया है उसी तरह अपना जीवन जीना है। अगले वीडियो में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे।
जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।